नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी यही सच है, जिसे लिखा है सुप्रसिद्ध लेखिका, कहानीकार, साहित्यकार, कथाकार मन्नू भंडारी जी ने। साथियों, इस कहानी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यह सेशन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने यह कहानी जो है पढ़ ली है, उन्हें प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उनका जो रिवीजन है वो होने वाला है, और जिन विद्यार्थियों ने यह कहानी नहीं पढ़ी है और वो क्विक रिवीजन के तौर पर इसे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी यह जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट से, एक एक कथन से लेकर हमने प्रश्न जो हैं उनका संग्रह किया है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं कहानी यही सच है के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। साथियों, कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लेखिका जो है उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं जो हैं संक्षिप्त में जान लेते हैं। हमारी जो लेखिका है मन्नू भंडारी जी, इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र में हुआ था। मन्नू भंडारी जी का निधन 15 नवंबर 2021 को हुआ है, यानी कि लगभग वर्ष भर जो है वो होने में आया है। हिंदी साहित्य की ये सबसे बड़ी क्षति है। मन्नू भंडारी जी की रचनाओं की अगर हम बात करें साथियों, तो इनके कहानी संग्रह हैं यही सच है। यह एक कहानी भी है और इनका कहानी संग्रह भी है। तो आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और यह जो कहानी है 2004 में प्रकाशित हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है मैं हार गई। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है मैं हार गई कहानी की लेखिका कौन है, तो वो है मन्नू भंडारी जी। अगली कहानी संग्रह है एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियां, आंखों देखा झूठ, नायक, खलनायक और विदूषक। साथियों, किसी भी रचनाकार या कहानीकार, साहित्यकार के जो रचनाएं होती हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनमें से ये जो रचनाकार हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला साहित्यकारों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो आपको इनकी रचनाएं जो हैं विशेष रूप से याद रखना है। अगली कड़ी की हम बात करें तो इनके उपन्यास आते हैं। उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है आपका बंटी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, रिपीट टू रिपीट होता ही रहता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण उपन्यास भी है महाभोज। ये दोनों ऐसे उपन्यास हैं जो हर एक एग्जामिनर की पसंद होता है, प्रश्न के रूप में कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है इनसे। 1 इंच मुस्कान, साथ ही साथ कलवा, ये भी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अब बात करते हैं मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा की। तो इनकी आत्मकथा है कहानी यह भी, जो कि 2007 में प्रकाशित हुई थी। अब बात करते हैं मन्नू भंडारी जी के नाटक की। नाटक है इनका बिना दीवारों का घर, जिसे लिखा है 1966 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। अगली बात करते हैं पटकथाओं की। तो पटकथाओं में स्वामी, निर्मला, रजनी, दर्पण इनके प्रमुख पटकथाएं हैं। अब बात करते हैं मन्नू भंडारी जी को मिले पुरस्कार या सम्मान की। तो हिंदी अकादमी का जो पुरस्कार है इन्हें प्राप्त हुआ है, दिल्ली का शिखर सम्मान भी है इन्हें प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ व्यास सम्मान जो है उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अन्य विशेष महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, पहला कि मन्नू भंडारी जी अपने 2 उपन्यासों के लिए सर्व प्रसिद्ध रही हैं हिंदी साहित्य में, जो कि पहला उपन्यास है आपका बंटी और दूसरा है महाभोज। ये दोनों उपन्यास तो आपको कंठस्थली मन्नू भंडारी के उपन्यासों के रूप में याद रखना ही है। इनके रचनाकारों, जो ये रचनाकार हैं, इनका भी आपको नाम याद रखना है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यूजीसी नेट हो, डीएसएसबी हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं उनमें ये उपन्यास जो हैं कई बार पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। अगला है पॉइंट कि इनकी जो कहानी है
यही सच है। इस कृति पर आधारित एक फिल्म बनी है जिसे रजनीगंधा नाम दिया गया था, और इसमें जो नायक है अमोल पालेकर जी ने मुख्य भूमिका निभाई है संजय की। और ये जो मूवी है ये बॉक्स ऑफिस में काफ़ी धूम मचाई है। इस मूवी ने काफ़ी अच्छी मूवी मानी जाती थी उस समय की, तो आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है। अब शुरू करते हैं साथियों यही सच है कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से उसको समझना है। मैं कहीं कहीं आपको व्याख्या सहित भी बताऊंगी। पहला प्रश्न है साथियों, यही सच है कहानी किसने लिखी? तो यही सच है कहानी लिखी है मन्नू भंडारी जी ने। दूसरा प्रश्न है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से प्रश्न आपका बन जाएगा कि यही सच है कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यही सच है कहानी 2004 में प्रकाशित हुई थी। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है साथियों, आंगन में फैली धूप सिमट कर कहाँ चढ़ गई? जब साथियों कहानी की शुरुआत होती है तभी यह पंक्तियां जो आती हैं कि आंगन में फैली धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किनके झुंड देखकर लेखिका को समय का पता चला? यहाँ पर झुंड में आपको बच्चों का दे दिया जाएगा, महिलाओं का झुंड दे दिया जाएगा, पुरुषों का झुंड दे दिया जाएगा, या किसी हिरणों का झुंड दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि झुंड किसके थे? तो बच्चों के झुंड थे, जिन्हें देखकर लेखिका को अचानक से समय का पता जो है वो चलता है कि काफी समय जो है लेखिका वहां पर खड़ी थी। अगला प्रश्न है, मेहता साहब की बच्ची कितने वर्ष की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से ही हमारे प्रश्न बन जाते हैं, जिन्हें हम अगर ध्यान से ना पढ़ें तो हमारे प्रश्न जो हैं गलत होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो मेहता साहब की जो बच्ची थी वो 5 वर्ष की थी, जो कि लेखिका से कहानियां सुनने के लिए अक्सर आ जाया करती थी। अगला प्रश्न है, कौन फूलों को सजाने में कुशल है? साथियों यहाँ पर ऑप्शन के रूप में आप संजय हैं, निशिद हैं, ईरा है, या फिर जो दीपा है हमारी मुख्य नायिका, उसका भी नाम आ सकता है। तो फूलों को सजाने में जो कुशल हैं वो हैं संजय, क्योंकि लेखिका के लिए फूल जो हैं वही अक्सर लेकर आते रहते हैं। कब कितने समय में लाते हैं वो आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हर समय यही लगता है वह आया वह आया। इस कथन में वह आया किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निशित जो है वो भी आ सकता है, क्योंकि दो जो किरदार हैं यहाँ पर इस पूरी कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है निशित, दूसरा है संजय, और नायिका जो है हमारी दीपिका। इन तीनों के इर्द गिर्द ही यह कहानी जो है घूमती रहती है। तीनों का ही चरित्र जो है विशेष रूप से इस कहानी में उभर कर आया है। तो आपको याद रखना है कि हर समय यही लगता है कि वह आया, तो वह आया इसलिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, वो संजय के लिए आया है। और लेखिका को ऐसा लगता है किसी के आने की या आहट पाकर ऐसा लगता है कि संजय आया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, मेहता साहब लेखिका के हालचाल कितने दिनों में पूछ लेते थे? मेहता साहब जो थे लेखिका के हालचाल 8-10 दिनों के बीच बीच में वो कभी कभी आकर पूछ लिया करते थे। जबकि मेहता साहब की जो पत्नी थी वो किसी काम या किसी बहाने से ही कभी कभी आती थी, उसे कुछ वस्तु चाहिए होती थी तभी वह आती थी, बाकी कभी भी लेखिका से इस तरह से वो घुलती मिलती नहीं थी। अगला प्रश्न है, संजय लेखिका यानी कि जो हमारी दीपा है नायिका, उसके लिए किसके फूल लाया करता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, जो कि हमारे एग्जाम का प्रश्न बन सकता है कि लेखिका के लिए जो संजय हैं वो कौन से फूल लाता था। तो रजनीगंधा के जो फूल थे, जब हम पहली स्लाइड में हमने देखा कि वो सफ़ेद कलर के जो फूल दिख रहे हैं आपको, उसने ही रजनीगंधा का फूल उनको ही कहते हैं और बहुत ही सुगंधित फूल माने जाते हैं। तो वो जो फूल हैं प्रत्येक 4 दिनों के अंतराल में संजय जो हैं लेखिका के लिए लाता था और उस गुलदान में सजा देता था। अगला प्रश्न है, किसकी महक से सारा कमरा महकने लगा?
तो संजय द्वारा जो रजनीगंधा के फूल लाए गए थे, उन्हीं की महक से सारा कमरा जो है लेखिका का महकने लग गया था। अगला प्रश्न है साथियों, मुझे क्या करना है नाराज होकर? ये शब्द किसने किससे कहे थे? तो साथियों, ये शब्द जो हैं दीपा ने संजय से कहे थे, क्योंकि संजय जो है हमारा नायक जो है अक्सर लेट आता था दीपा से मिलने के लिए। तो दीपा हमेशा उसकी राह देखती रहती थी। कई कई घंटे जो हैं वो बीत जाते थे। वो जैसे कि 8 बजे की कहा है तो 11 बजे से पहले वो कभी भी उससे मिलने नहीं आता था। इसी वजह से दीपा जो है अक्सर उससे नाराज़ हो जाया करती थी। संजय आकर उसे मनाता था और कहता था कि तुम मुझसे नाराज हो, तो उसी दौरान जो है दीपा कहती है कि मुझे क्या करना है नाराज होकर। तो यह कथन जो है दीपा के हैं संजय के लिए। अगला प्रश्न है, लेखिका के अनुसार किस वर्ष का प्यार नीरा बचपन और पागलपन है? तो 18 वर्ष की आयु का जो प्यार है वह लेखिका के अनुसार यानी कि दीपा के अनुसार नीरा बचपन और पागलपन है। अगला प्रश्न है कि संजय का क्या नियम था? संजय का नियम था कि लेखिका यानी कि दीपा जो है उसके कमरे में हर चौथे दिन ढेर सारे रजनीगंधा के फूल जो हैं वो लाकर गुलदान में सजाने का। अगला प्रश्न है, रजनीगंधा के फूल कमरे में नहीं होने पर लेखिका को क्या लगता था, यानी कि उसे किस प्रकार से महसूस होता था रजनीगंधा के फूल अगर उसके कमरे में नहीं है? तो रजनीगंधा के फूल नहीं होने पर लेखिका का मन जो है वो पढ़ाई में भी नहीं लगता था और ना ही सोने में, क्योंकि रजनीगंधा के फूल उसे संजय का जो है एहसास कराते थे कि संजय जो है उसके आसपास ही है। अगला है, किसने पत्र में लिखा कि किसी भी दिन मेरे पास इंटरव्यू के लिए बुलावा आ सकता है? यहाँ पर मेरे जो हैं वो लेखिका कह रही है कि मुझे एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि मुझे किसी भी दिन बुलावा आ सकता है इंटरव्यू के लिए। तो वो पत्र किसने लिखा था? तो वो पत्र लिखा था ईरा ने, जो कि लेखिका यानी कि दीपा की जो मित्र थी। उसने कलकत्ता से ये जो पत्र हैं वो लिखा था कि कभी भी तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलावा आ सकता है। अगला प्रश्न है, यदि तुम्हें जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए, दीपा मज़ा आ जाए, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है संजय का है, क्योंकि जब दीपा जो है ईरा के पत्र की बात बताती है तो संजय है बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें वही जॉब मिल जाती है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, और तुम्हें वहाँ अगर जॉब मिल जाती है तो मुझे भी मज़ा आ जाएगा, मैं भी अपना ट्रांसफ़र जो है वहाँ पर करवा दूंगा। अगला है, तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूँ हेड ऑफिस में, यह कथन किसका है? तो संजय का ही है कथन ये, क्योंकि संजय जो है कलकत्ता में जिस जहाँ पर काम कर रहा होता है वहाँ के अफसरों से या कलीग से जो खुश नहीं रहता है, अक्सर उसमें तनातनी होती रहती है। इसकी वजह से वह परेशान है और वो चाहता है कि कलकत्ता में अगर जो दीपा का हो जाता है जॉब में, इंटरव्यू में अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसे नौकरी मिल जाती है, तो वो भी अपना ट्रांसफ़र हेड ऑफिस कलकत्ता में ही करवा लेगा। अगला प्रश्न है कि लेखिका को इंटरव्यू के लिए कहाँ बुलाया गया था? तो लेखिका को इंटरव्यू के लिए कोलकाता बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, इंटरव्यू के लिए दीपा को किसका पत्र मिला था? तो ईरा का पत्र मिला था उसे। अगला प्रश्न है, संजय अपना तबादला कहाँ कराना चाहता था? तो संजय भी अपना तबादला जो है कलकत्ता हेड ऑफिस में करवाना चाहता था, क्योंकि यहाँ से वह बहुत परेशान हो चुका था। अगला है, निशित भी तो वही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह संजय का है, क्योंकि लेखिका जो है वह डरती हुई कहती है कि मुझे तो इंटरव्यू से ही डर लगता है, पता नहीं कलकत्ता में मेरा तो कोई भी नहीं है। तब संजय जो है धीरे से कहता है कि निशित भी तो वही है। अब यहाँ पर निशित कौन है वो हम आगे पढ़ेंगे। अगला है कि दीपा के लिए इंटरव्यू देने का यह कौन सा मौका है? तो पहला ही मौका था जब दीपा इंटरव्यू दे रही थी किसी नौकरी के लिए। अगला प्रश्न है, मैं वहाँ और किसी को नहीं जानती, यहाँ पर वहाँ किस स्थान के लिए आया है? तो कलकत्ता के लिए आया है कि कलकत्ता से जो मेरे
लेटर आएगा इंटरव्यू का और मैं वहाँ पर जाऊँगी, पर मैं किसी को वहाँ जानती नहीं हूँ, तब ही जो संजय है कहता है कि निशित है ना वहाँ पर। अगला प्रश्न है साथियों कि कौन है यहाँ जो देख लेगा, और देख लेगा तो देख ले आप ही कुड़ेगा। यह कथन किसने किससे कहे? तो यह कथन जो है संजय ने दीपा को कहे थे जब वो दोनों सड़क पर टहल रहे होते हैं। अगला प्रश्न है किसकी अनेक आंखें लेखिका को देखती हैं और उसे दुलारती हैं? तो रजनीगंधा के फूलों को देखकर लेखिका जो है उसको ऐसा लगता है कि संजय की अनेक आंखें हैं जो उसे देखती हैं और प्यार से उसे दुलारती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी। कथन में उस शब्द जो है किसके लिए आया है? तो यह आया है निशित के लिए। अगला प्रश्न है संजय का मन किसको लेकर सशंकित हो उठता था? तो निशित जो है एक और पात्र, उसको लेकर संजय का मन जो है निशित को लेकर हमेशा ही सशंकित हो उठता था। क्यों होता है? अगले प्रश्न में हम देखेंगे। अगला है लेखिका के प्यार, उसकी कोमल भावना और उसके भावी जीवन की अनेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र बिंदु कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP लगा सकते हैं और इसको आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद भी रखना है। तो लेखिका के कोमल भावनाओं, उसके भावी जीवन की अनेक योजनाएं जो हैं उसका केंद्र बिंदु संजय हैं जिससे वह प्रेम करती है। अगला प्रश्न है संजय ने लेखिका को सालगिरह पर क्या लाकर दिया था? तो एक पेन जो है वो लाकर दिया था संजय ने लेखिका को, यानी कि दीपा को। अगला प्रश्न है किसे पाते ही लेखिका निशित को भूल गए? तो यहाँ लेखिका जो शब्द हैं ये दीपा के लिए आया है, आप याद रखिएगा, क्योंकि डायरी के रूप में जो है यह कहानी लिखी गई है। तो संजय को पाते ही निशित जो है उसको भूल गई थी लेखिका, क्योंकि निशित जो है उसका पहला प्यार था और पूर्व का जो प्रेम था वो निशित ही था। अगला प्रश्न है किसने लेखिका को पागल, नीरा, मूर्ख कहा है? तो लेखिका जो है हमारी दीपा, उसको पागल और नीरी मूर्खा कहा है संजय ने, क्योंकि संजय लेखिका जब कहती है कि तुम जब भी ये रजनीगंधा के फूल लाते हो तब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी अनेक जो आंखें हैं वो मुझे देख रही हैं, मुझे प्यार कर रही हैं। तो संजय हंसकर कहता है कि तुम तो पागल हो, नीरी मूर्खा हो। ठीक है। अगला प्रश्न है यही सच है कहानी का केंद्रीय पात्र जो है वो कौन सा है? तो दीपा जो है हमारी नायिका इस कहानी की केंद्रीय पात्र है। अगला है किसकी वजह से लेखिका को सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष पीना पड़ा? तो निशित जो था उसका पूर्व प्रेमी, उसी के कारण से उसे तिरस्कार जो है, परिहास है, भर्त्सना है और दया का विष जो है लेखिका को पीना पड़ा। अगला है विश्वासघाती, नीच कहीं का, ये शब्द किसने किसके लिए कहे? तो यह शब्द जो हैं दीपा ने निशित के लिए कहे थे। अगला प्रश्न है लेखिका की इतनी सुंदर कल्पना और मादकता भरे स्वप्न जाल को किसने छिन्न भिन्न कर दिया? ये भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो है पात्रों के नाम भी आ सकते हैं कि इसकी वजह से उसका स्वप्न जाल जो है वो छिन्न भिन्न हो गया था। तो इंटरव्यू का जो भय था उसकी वजह से उसकी सारी सुंदर कल्पना जो थी, मादकता भरा जो स्वप्न जाल है वो छिन्न भिन्न हो गया था। अगला प्रश्न है यही सच है किस प्रकार की साहित्य विधा है? तो यह कहानी साहित्य की विधा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है लेखिका किस रेलवे स्टेशन पर उतरती है? तो हावड़ा रेलवे स्टेशन जो है उसके प्लेटफॉर्म पर लेखिका उतरती है। अगला प्रश्न है किसके हाथ का स्पर्श से दीपा बुरी तरह चौंक जाती हैं? तो ईरा जो है उसके स्पर्श से दीपा बुरी तरह चौंक जाती हैं, क्योंकि जब वह हावड़ा स्टेशन पर उतरती हैं और वहाँ ईरा को न पाकर
इधर उधर वो देखती है। अचानक से पीछे इरा आकर उसके हाथ कंधे पर रखती है, जिससे वह बुरी तरह चौंक जाती है। अगला है लेखिका के भैया भाभी कहाँ रहते हैं। तो लेखिका के जो भैया भाभी हैं वो पटना रहते हैं। अगला प्रश्न है किसे न देखकर लेखिका रेलवे स्टेशन पर घबरा रही थी। तो इरा को न देखकर रेलवे स्टेशन पर जो लेखिका है हमारी वो घबरा रही थी। अगला प्रश्न है किसका स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। तो कलकत्ता की जो हुगली नदी है उसके ठंडी हवाएं जो हैं वह एक ताजगी का एहसास दिलाती हैं नायिका को। अगला है क्यों इरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। यह प्रश्न किसका है। तो यह प्रश्न है दीपा का इरा से। अगला प्रश्न है इरा को किसकी चिंता सता रही थी। तो इरा का पुत्र है मन्नू, उसको उसकी जो चिंता है उसे सता रही थी। अगला है किसकी अनुपस्थिति में दीपा अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर रही थी। तो इरा के पति जो हैं वो किसी काम से कहीं बाहर चले जाते हैं और दीपा जो है उनकी अनुपस्थिति में अपने आप को अधिक स्वतंत्र महसूस कर रही थी इरा के घर पर, क्योंकि जब इंटरव्यू देने जाती हैं दीपा तो इरा के घर पर ही वहाँ पर रुकती हैं वह। अगला प्रश्न है शाम को इरा और दीपा कहाँ जाती हैं जहाँ निशित उन्हें दिखाई देता है। तो कॉफ़ी हाउस में जाती हैं दोनों चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए। तो वहाँ पर उन्हें निशित जो है वो दिखाई देता है। साथियों निशित दूसरे दिन कितनी बजे आने का वादा करके चला जाता है। तो कॉफ़ी हाउस में जब निशित की मुलाकात इरा और दीपा से होती हैं तो बातों ही बातों में निशित जो है कहता है कि मैं दूसरे दिन आपको 9 बजे मिलता हूँ। तो 9 बजे आने का वादा करके वह वहाँ से चला जाता है। अगला प्रश्न है साथियों निशित से लेखिका जो हमारी दीपा है नायिका कितने साल बाद फिर मिली है। तो 3 साल बाद दीपा जो है निशित से मिलती है। अगला प्रश्न है मैंने क्यों ना कह दिया कि माफ़ कीजिए मैं आपको नहीं पहचानती। यह कथन लेखिका किसे कहना चाहती हैं। तो यह कथन जो है दीपा निशित से कहना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी की वजह से उसे इतनी भत्सना जो है इतना तिरस्कार उसे मिला था, जिसकी वजह से वह काफ़ी समय तक दुखी रही थी, शोक मना रही थी। अगला प्रश्न है दूसरे दिन निशित लेखिका को घर के बाहर कितनी बजे टहलते हुए दिखाई दिया। तो दूसरे दिन जब वह 9 बजे आने का कहकर जाता है तब लेखिका को उसके घर के बाहर निशित जो हैं 8:45 बजे के करीब ही वह टलते उसे दिखाई दे दिया जाता है। क्योंकि संजय जो हैं अगर हम तुलना करें संजय और निशित के, तो संजय ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा लेट आता था, जबकि यहाँ पर निशित जो है समय से पहले ही आ जाता है। और लेखिका जो है मन में सोचती कि अगर यहाँ पर संजय होता तो पता नहीं कितनी बजे तक आता। अगला प्रश्न है साथियों लेखिका को कलकत्ता आए कितने दिन हो गए थे। तो लेखिका को लगभग 3 दिन हो गए थे कलकत्ता आए हुए और उसे संजय की याद जो है वो आने लग जाती हैं। अगला प्रश्न है उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए, यह क्या शौक चर्राया, उसका रंग शाह पड़ गया, वह दुबला भी हो गया है। यह कथन किसके लिए आया है। तो यह कथन जो है निशित के लिए आया है। लेखिका मन में सोचती हैं कि उसका जब फर्स्ट टाइम उससे मिलती हैं निशित से तब कहती है कि उसने तो कवियों की तरह जो है बाल बढ़ा लिए हैं और पता नहीं उसको शौक कौन सा चढ़ा है और उसका रंग जो है थोड़ा सा सांवला हो गया है और थोड़ा सा दुबला भी हो गया है वह। अगला प्रश्न है मैं उससे घृणा करती हूँ और उसे जिंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह कथन किसने किसके लिए कहे थे। तो दीपा ने निशित के लिए कहे थे और मैं उससे जो शब्द हैं यह निशित के लिए ही यहाँ पर आया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है साथियों किसके अपनत्व भरे व्यवहार को दीपा स्वीकार भी नहीं कर पाती और न ही नकार पाती हैं। क्योंकि जब कलकत्ता वह इंटरव्यू देने के लिए आती हैं तो उसकी मुलाकात 3 साल बाद निशित से होती है और निशित जो है उसकी मदद करता है। तो दीपा कहीं ना कहीं पुनः उसकी तरफ
आकर्षित होने लग जाती हैं और वह उसके प्यार भरे व्यवहार को न तो नकार पाती हैं न ही उसे अपना पाती हैं। तो यह यहाँ पर किसके जो शब्द हैं वो निशित के लिए आया है कि निशित के अपनेपन को अपनत्व भरे व्यवहार को दीपा जो है न तो स्वीकार कर पाती हैं न ही उसे नकार पाती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, यह कथन किसने किससे कहे थे? तो यह कथन जो है निशित ने लेखिका दीपा जो है उसके लिए कहे थे, क्योंकि लगभग यह तय हो गया था कि इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, उसे नौकरी जो है कलकत्ता में मिल जाएगी। तो इसी खुशी में निशित जो है लेखिका से कहता है कि आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। अगला प्रश्न है साथियों, कितने साल से लेखिका संजय के साथ रह रही थी? तो लगभग 2.5 साल जो हैं वो हो चुके थे संजय और लेखिका को साथ रहते रहते। अगला प्रश्न है साथियों, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। निशित के ये कथन जो हैं इस पर लेखिका ने क्या प्रतिक्रिया दी थी? तो लेखिका का जो चेहरा है वो तमतमा जाता है, वो गुस्से में हो जाती हैं और उसकी कनपटियाँ जो हैं वो सुर्ख हो जाती हैं। यानी कि इस कथन की आशा उसे नहीं थी कि इस प्रकार से निशित जो हैं वो उसके लिए कहेगा। अगला प्रश्न है, निशित को कौन सा रंग बहुत पसंद था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि यही सच है, कहानी में जो नायक है निशित उसको कौन सा रंग पसंद था? तो नीला रंग जो है उसे बहुत पसंद था। अगला प्रश्न है, निशित टैक्सी वाले को किस जगह का आदेश देता है? तो स्काई रूम जो एक होटल है या कह सकते हैं हम कॉफ़ी हाउस है, वहाँ का वह कहता है कि वहाँ ले चलो। अगला है, जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूँ अनुचित अवांछनीय दिशाओं की ओर। इस कथन में लेखिका के कौन से मनोभाव जो हैं वो उभर के आते हैं? तो मानसिक द्वंद्वता का जो भाव है लेखिका के मन में उभरता है कि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि वह जो है संजय के साथ धोखा कर रही हैं और निशित की तरफ पुनः आकर्षित हो रही हैं। तो वह एक असमंजस की स्थिति में होती है कि मैं अनिश्चित और अवांछनीय दिशाओं की ओर जा रही हूँ। अगला प्रश्न है साथियों, मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? लेखिका के ये कथन जो हैं वो किसके लिए हैं? लेखिका मन में ही सोचती है ये चीज़, क्योंकि निशित कभी भी मन ऊपर मतलब कहता नहीं है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया या नहीं, किंतु लेखिका जो है वो सोचती हैं कि मैं जानती हूँ कि निशित यह कहना चाहता है। तो यह शब्द जो हैं वो निशित के लिए आए हैं कि निशित कहना चाहता है कि दीपा तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना। अगला प्रश्न है, आत्मीयता की ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा, ये शब्द किसके हैं? तो जब दीपा और निशित जो हैं अपने साथ साथ रहते थे तब ये कथन जो हैं निशित ने कहे थे दीपा को। अगला प्रश्न है, किसका ध्यान करते हुए लेखिका सोना चाहती हैं और निशित बार बार उसकी आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। संजय का ध्यान वह दीपा जो है वो करना चाहती हैं बार बार और उसी को ध्यान में रखते हुए सोना चाहती है, पर निशित जो है बार बार उसका चेहरा, संजय का चेहरा जो है वो हटाकर स्वयं आकर खड़ा हो जाता। अगला प्रश्न है साथियों कि जगह अच्छी मिल गई, अंदर झांकते हुए कौन पूछता है? तो लेखिका जब कलकत्ता से वापस रवाना होती हैं तब निशित आता है उससे मिलने के लिए अंतिम क्षणों में, और वह ट्रेन में झांकते हुए कहता है कि तुम्हें जगह तो अच्छी मिल गई ना? और यह जो कथन है निशित कहता है लेखिका से। अगला प्रश्न है, मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी हो। यहाँ मितभाषी शब्द जो है किसके लिए आया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं पर एक जो है महत्वपूर्ण लाइन जो है ये बनती है हमारी। तो मितभाषी शब्द जो हैं वो निशित के लिए आया है। यहाँ पर ऑप्शन में संजय भी हो सकता है, पर आपको याद रखना है मितभाषी शब्द जो है वो निशित के लिए ही आया है और यह लेखिका अपने मन में सोचती है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्वास करो
यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। यह कथन दीपा के मन में किसके लिए आए थे? तो कहीं न कहीं जब निशित से दीपा पुनः मिलती हैं 3 साल बाद, तो उसके मन में जो बीज का प्रेम का बीज था वो पुनः प्रस्फुटित होने लग जाता है और वह कहती हैं कि अगर तुम विश्वास करोगे तो मैं भी तुम्हारे होने को फिर से तैयार हूँ, मैं तुम्हारी हूँ और केवल एकमात्र तुम्हारी। तो मानसिक द्वंद्व जो हैं वो दीपिका के मन में चलता ही रहता है जब वह दो नायकों से मिलती हैं अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर। तो उसके मानसिक द्वंद्व को ही बताती हुई ये संपूर्ण कहानी है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लेखिका अपने जीवन में किसे खोकर चूर चूर हो गई थी? तो लेखिका के जीवन में एक ऐसा समय आया था जब वह आत्महत्या करने तक को भी दुस्साहस जो हैं वो कर लेती हैं। तो अपने पिता को भी खो देती हैं 2.5 साल 3 साल पहले, और निशित को भी खो देती हैं, जिसकी वजह से वह टूट जाती हैं, चूर चूर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। यहाँ पर दीपा जो हैं किससे हार गई हैं? पहली बात तो ये कि यहाँ से ये प्रश्न भी आ सकता है कि आज मैं स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह दीपा का है। और ये कथन किसके लिए आया है? तो ये निशित के लिए आया है, क्योंकि कहीं न कहीं दीपा जो है पुनः उस निशित की तरफ आकर्षित होने लग जाती है और कहती है कि मैं हार गई हूँ और तुम पुनः जीत गए हो। अगला प्रश्न है साथियों, तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। दीपा ने किसे पूरक माना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए निशित का नाम जो है विशेष रूप से दिया जाएगा, क्योंकि तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। अगर यहाँ पर कोई किसी ने इस कहानी को अगर ढंग से नहीं पढ़ा है साथियों, तो वो निश्चित ही यहाँ पर निशित के लिए लगाएगा, क्योंकि निशित जो है उसे वह भुला चुकी थी। संजय जो है उसका वर्तमान था, वह अतीत था। किंतु यहाँ पर तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें ही प्रियतम समझ बैठी थी। यह कथन जो है दीपा संजय के लिए कहती है। पूरक जो शब्द है वो संजय के लिए आया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है साथियों, कलकत्ता से आने के बाद लेखिका ने निशित को पत्र लिखे कितने दिन हो गए थे? तो जब कलकत्ता से वापस जो लेखिका आ जाती हैं कानपुर, तब वह 5 दिन हो जाते हैं उसे निशित को पत्र लिखे हुए। अगला प्रश्न है, नियुक्ति हो गई, बधाई हो, यह बधाई तार किसका आया था? तो यह पत्र जो है वह इरा का आया था, जबकि लेखिका जो है या नायिका जो है हमारी, वह निशित के पत्र का इंतज़ार कर रही होती हैं, किंतु बधाई के नियुक्ति के लिए जो पत्र हैं वो इरा का आता है। अगला प्रश्न है, किसका सूनापन लेखिका के मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है? तो फूलदान का जो सूनापन है वह लेखिका के सूनेपन को और अधिक बढ़ा रहा था। अगला प्रश्न है साथियों, पत्र में शेष फिर शब्द किसने लिखे थे? तो पत्र में शेष फिर शब्द जो हैं वह निशित ने लिखे थे दीपा के लिए। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए साथियों इरा जो है उसका नाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि इरा ने भी दीपा को पत्र लिखे हैं 2 और निशित ने 1 पत्र लिखा था, आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि शेष फिर किसने लिखे हैं और नियुक्ति के लिए बधाई ये किसने लिखा था? तो शेष फिर शब्द जो हैं वो निशित ने लिखा था और नियुक्ति के लिए बधाई शब्द जो हैं वो ईरा ने लिखे थे, आपको याद रखना है कंठस्थली। अगला प्रश्न है साथियों, यही सच है कहानी की नायिका दीपा अपने अतीत के प्रेम और वर्तमान प्रेम में से किसका चुनाव करती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर नायिका जो है हमारी दीपा, वह वर्तमान प्रेम का यानी कि संजय का चुनाव करती हैं यहाँ पर और वर्तमान प्रेमी को ही चुनती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यही सच है कहानी किस प्रकार की कहानी मानी जाती है? तो स्त्री मनोविज्ञान से संबंधित कहानी मानी जाती है मन्नू भंडारी की यही सच है कहानी। अगला प्रश्न है साथियों, मन्नू भंडारी की अधिकतर कहानियाँ और उपन्यास किसकी त्रासदी की अंतरकथा हैं?
तो मन्नू भंडारी की अधिकतर कहानियाँ जो हैं, उपन्यास जो हैं, चाहे वह यही सच है मान लीजिए आप कहानी के रूप में, उपन्यास में महाभोज हो गया, आपका बंटी जो हैं, ये दोनों उपन्यास जो हैं स्त्री मनोविज्ञान से संबंधित है। स्त्रियों की जो त्रासदी है उसी की अंतर्कथा कहती हुई ये कहानियाँ और उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी जी के अनुसार समाज की कैसी व्यवस्था स्त्रियों को उड़ान भरने से पहले ही उसके पर यानी कि पंख काट देती हैं? तो कहीं ना कहीं समाज की पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है वह स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए उनके एक बंधन के रूप में उभर कर सामने आते हैं। यह व्यवस्था जो है उनके पंखों को काट देती है। अगला प्रश्न है साथियों, मन्नू भंडारी जी की कहानियों में किस जीवन शैली का खूब चित्रण हुआ है? तो उन्होंने आपसे यहाँ पर प्रश्न जो है वो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मन्नू भंडारी जी ने किस जीवन शैली को अधिकतर कहानी के रूप में या उपन्यासों के रूप में लिखा है? तो क्या नगरीय जीवन था या ग्रामीण जीवन था? तो अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, तो उन्होंने ग्रामीण जीवन शैली जो है उनको आधार बनाकर अपनी रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं, जबकि मन्नू भंडारी जी हैं उन्होंने नगरीय जीवन शैली है उसको केंद्र में रखकर, महिलाओं को केंद्र में रखकर इन्होंने अपनी कहानियों को उस जीवन शैली में ढाला है। तो साथियों, आज हमने यही सच है कहानी जो कि मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आज हमने हल की हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।